काफी समय पहले की बात है। रामगंज नाम के एक गांव में सानिया नाम की एक लड़की रहती थी। सानिया दिखने में बेहद खूबसूरत थी। पूरे गांव में उसकी खूबसूरती को टक्कर देने वाली कोई लड़की नहीं थी। सानिया का एक बहुत बड़ा सपना भी था। वो मॉडलिंग करना चाहती थी और हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार से थी। उसके परिवार में उसकी छोटी बहन और माता पिता थे। सानिया के पिता गांव के सरपंच के यहाँ मजदूरी का काम करते थे। मजदूरी से उन्हें ज्यादा पैसे नहीं मिल पाते थे। इस वजह से गरीबी ने उनके परिवार को घेर रखा था। सानिया ने अपने सपने के बारे में कभी किसी से जिक्र नहीं किया था। रामगंज गांव में एक प्रिया नाम की लड़की रहती थी। प्रिया गांव के सरपंच की बेटी थी, इसलिए वो बहुत अमीर थी। प्रिया को सानिया से हमेशा चिढ़ होती रहती थी। वो सानिया का मजाक बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन सानिया बाजार से घर आ रही थी, तभी उसे रास्ते में प्रिया अपनी कुछ सहेलियों के साथ दिख जाती है। प्रिया सानिया को रोकते हुए कहती है, अरे ओ सानिया की बच्ची, कहाँ जा रही है? जरा हमसे तो मिलकर जा। सानिया प्रिया के पास जाती है और कहती है, हाँ बोलो, क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं, बस मेरे जूते के फीते खुल गए हैं, तो जरा बांध देगी? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? देख ले, तेरी मर्जी है, बांधना है तो बांध, नहीं तो मैं पिताजी से कहकर तेरे बाप को काम से निकलवा दूंगी। अब तू देख ले तुझे क्या करना है। प्रिया की ये बात सुनकर सानिया मन ही मन सोचती है, अगर इसने अपने पापा से कहकर मेरे पापा को काम से निकलवा दिया तो हमारा क्या होगा? हम तो सड़क पर आ जाएंगे, और वैसे भी बस जूते के फीते ही तो बांधने हैं। इतना सोचकर सानिया प्रिया के जूते के फीते बांध देती है। उसके बाद प्रिया की सभी सहेलियां जोर जोर से हंसने लगती है और सानिया का बहुत मजाक बनाकर उसे धक्के मारकर वहां से भगा देती है। फिर प्रिया कहती है, देखा तुमने फ्रेंड, गांव की सबसे खूबसूरत लड़की मेरे जूते के फीते बांधती है। पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। और वैसे भी मैं सानिया को बिल्कुल खूबसूरत नहीं मानती, उससे ज्यादा खूबसूरत तो मैं हूँ। प्रिया भी दिखने में सुंदर थी, लेकिन उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वो हमेशा गरीब और बदसूरत लोगों का मजाक बनाती थी और उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। सभी लोग हर समय प्रिया को बद्दुआ ही देते रहते थे और दूसरी तरफ सानिया को आशीर्वाद। सानिया भले ही बहुत गरीब थी, लेकिन उसे कभी भी अपनी गरीबी से कोई शिकायत नहीं हुई। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी और वो प्रिया जैसे लोगों की बातें कभी सीरियस नहीं लेती थी। एक दिन की बात है, गांव में बहुत बड़ा मेला लगता है। मेले में दूर दूर से बहुत अमीर अमीर लोग आते हैं। प्रिया और सानिया भी उस मेले में घूमने जाती है। उसी मेले में एक आदमी की नजर सानिया पर पड़ती है। वो आदमी सानिया की खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, तुमने देखा, कहने को तो यह एक छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ की लड़कियाँ कितनी खूबसूरत है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे शहर में मॉडलिंग होने वाली है और मॉडलिंग के लिए कंटेस्टेंट आपको ही चुनना है। और आप कह भी रहे थे कि इस बार आपको कंटेस्टेंट थोड़े यूनिक चाहिए। मुझे तो लगता है आपको इस गांव में ही आना चाहिए। यहाँ से आपको एक दो सुंदर लड़कियाँ तो मिल ही जाएंगी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे उस लड़की से उसका नाम और पता पूछ लेना चाहिए। वो आदमी सानिया के पास जाता है और उसे कहता है, हेलो गर्ल, क्या तुम इसी गांव में रहती हो? हाँ जी। क्या तुम बता सकती हो तुम्हारा घर कहाँ है? हाँ, यहाँ से सीधा जाकर पीपल के पेड़ के पीछे वाली झोपड़ी मेरी ही है। इतना सुनकर वो आदमी बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। सानिया को कुछ समझ नहीं आता कि उस आदमी ने उससे उसका घर क्यों पूछा। अगले दिन वो आदमी अपनी बड़ी सी चमचमाती कार लेकर सीधा सानिया के घर के सामने रुकता है। गांव वाले इतनी सुंदर गाड़ी सानिया के घर के आगे रुकते देख वहाँ भीड़ लगा लेते हैं। सानिया भी अपने घर के बाहर इतनी बड़ी गाड़ी देखकर बाहर आती है। वो आदमी कहता है, पहचाना तुमने मुझे? हाँ, आप तो वही है ना जो कल मुझसे मेले में मिले थे? हाँ, मैं वही हूँ। मैंने तुम्हारी खूबसूरती देखी और सोचा कि क्यों न तुम्हें मॉडलिंग करवाया जाए। उस आदमी की ये बात सुनकर सानिया हैरान हो जाती है। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच में हो रहा है। क्या आप सच बोल रहे हैं? हाँ, हमारे शहर में कुछ ही दिनों बाद मॉडलिंग होने वाली है।
और उसके लिए कंटेस्टेंट चुनने का मौका मुझे मिला है और मुझे तुम बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा मेकओवर करवाऊंगा। सानिया उस आदमी को अपने परिवार वालों से मिलाती है। वो आदमी सानिया के परिवार वालों को यकीन दिलाता है कि वो सानिया का फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट कर देगा। उस आदमी पर यकीन करके सानिया के घर वाले सानिया को उसके साथ भेज देते हैं, लेकिन साथ में वो सानिया की छोटी बहन को भी भेजते हैं ताकि सानिया को वहाँ अकेला महसूस ना हो। सानिया बहुत खुशी खुशी शहर चली जाती है। जब इस बात का पता प्रिया को चलता है तो वह जल भुनकर राख हो जाती है। उस आदमी को मैं नहीं दिखी, मेरे ऊपर तो उसको खर्चा भी कम करना पड़ता। ये सानिया की बच्ची हर चीज में मुझसे एक कदम आगे निकल जाती है। इस बार तो मुझे इसका खेल खत्म करना होगा। मैं भी अब उस मॉडलिंग में हिस्सा लूंगी। प्रिया अपने पिता का बहुत सारा पैसा लगाकर उस मॉडलिंग में हिस्सा ले लेती है और अपना मेकओवर बहुत महंगे मेकओवर आर्टिस्ट से करवाती है। ये सानिया की बच्ची चाहे मुझसे कितनी भी आगे निकल जाए, लेकिन मैं इसको आगे निकलने नहीं दूंगी। इतना सोचकर प्रिया सानिया के रूम में जाती है और कहती है, किसी और के सहारे तुम यहाँ तक तो आ गई हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से जाने लायक नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। प्रिया, तुम्हें मुझसे इतनी परेशानी क्यों है? तुम मुझसे इतना क्यों जलती हो? मेरी परेशानी तो तुम्हें अब पता चलेगी। इतना कहकर प्रिया वहाँ से चली जाती है। कंपटीशन का दिन आता है। सभी मॉडल बहुत अच्छे से तैयार होती है और स्टेज पर एक एक करके रैंप वॉक करती है। सामने बैठे जजेस को सबसे खूबसूरत साधारण सानिया लगती है। वो सानिया को सबसे ज्यादा मार्क्स देते हैं और इस प्रकार फर्स्ट राउंड खत्म हो जाता है। ये सानिया की बच्ची फिर से मुझसे आगे निकल गई। मैं उससे ज्यादा सुंदर लग रही हूँ, फिर भी उन लोगों ने उसे ज्यादा नंबर दिए। कोई बात नहीं, ये तो पहला ही राउंड था। मैं सानिया को दूसरे राउंड में वॉक करने लायक छोड़ूंगी ही नहीं। इतना सोचकर प्रिया रात होने का इंतजार करने लगती है। दूसरे दिन दूसरा राउंड होना था। प्रिया रात को चुपके से सानिया के कमरे में जाती है और उसके सारे बाल कैंची से काटकर बिल्कुल छोटे छोटे कर देती है और उसके टांगों पर एक डंडे से बहुत जोर से वार कर देती है, जिसके कारण सानिया की आंख खुल जाती है। लेकिन उससे पहले ही प्रिया वहाँ से भाग जाती है। सानिया को पैर में बहुत दर्द हो रहा था। उसका ध्यान अभी बाल की तरफ नहीं गया था। वो अपना पैर उठाना चाह रही थी, पर वो ऐसा नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। हे भगवान, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? सानिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए और सानिया की हालत देखकर हैरान हो गए। एक लड़की ने कहा, सानिया, तुम्हारी ये हालत किसने कर दी? तुम आईना तो देखो। मैं आईना कैसे देखूं? मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे पैर पर बहुत जोर से वार किया है। सानिया को आईना दिखाया जाता है। अपनी शक्ल देखकर सानिया बहुत रोती है। अब वो मान लेती है कि अब वो सेकंड राउंड में हिस्सा नहीं ले पाएगी। वो बहुत रोती है। आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। सानिया अपने आप को कमरे में बंद करके बहुत रोती है और दूसरी तरफ प्रिया बहुत खुश हो रही होती है। सानिया को बहुत दुख हो रहा था। हे भगवान, मेरे साथ ये सब किसने किया होगा? अब मैं अपने माता पिता को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगी? सानिया एक दुपट्टे से अपना चेहरा ढक लेती है और बैठकर बहुत रोती है। उसकी ये सारी हालत एक परी देख रही थी। उसे सानिया के लिए बहुत बुरा लगता है और वो खुद को रोक नहीं पाती और वहाँ आ जाती है और बोलती है, सानिया, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ। सानिया परी को देखे बिना ही कहती है, लेकिन कैसे? दरवाजा तो बंद है। तुम मेरी तरफ देखो तो सही, मैं एक परी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। सानिया खुश होकर परी की तरफ देखती है और कहती है, आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए परी जी। मुझे बताइए, मेरी ये हालत किसने की है? परी सबसे पहले सानिया के पैर ठीक कर देती है और फिर कहती है, तुम्हारी ये हालत प्रिया ने की है। तुम चिंता मत करो, हम उसे इसका सबक जरूर सिखाएंगे। चलो मेरे साथ। परी सानिया को अपने साथ बादलों में ले जाती है। वहाँ पर चमकते हुए 2 सैंडल के घर थे। परी सानिया से कहती है, ये 2 सैंडल के घर है।
जो बादलों पर है। इसमें से एक अच्छा सैंडल का घर है और एक बुरा। अच्छे वाले सैंडल के घर से तुम अपने लिए एक सैंडल मांगो और बुरे वाले सैंडल के घर से तुम प्रिया के लिए एक सैंडल मांगो और अपनी चालाकी से बुरी सैंडल को प्रिया की सैंडल से बदल देना। ये काम तुम्हें खुद करना होगा। सानिया ठीक वैसा ही करती है जैसा परी ने कहा था। वो अच्छी और बुरी सैंडल लेकर अपने रूम में आ जाती है और फिर चुपके से प्रिया की सैंडल से बुरी वाली सैंडल को बदल देती है। थोड़ी देर बाद सेकंड राउंड का अनाउंसमेंट होता है। सानिया जैसे ही अच्छी सैंडल पहनती है वो बेहद खूबसूरत हो जाती है, पहले से भी ज्यादा। और जब प्रिया बुरी वाली सैंडल पहनती है तो उसका हाल बिल्कुल वैसा हो जाता है जैसा उसने सानिया का किया था। अब ना वो चल सकती थी और ना ही अपना मुंह किसी को दिखा सकती थी। प्रिया अपना मुंह छुपाकर गांव भाग जाती है और इधर सानिया हर राउंड में ज्यादा मार्क्स पाकर विनर हो जाती है और वहीं से एक डायरेक्टर उसे अपनी मूवी के लिए साइन भी कर लेता है। उसके बाद तो सानिया बहुत फेमस हो जाती है और सबके दिलों में बसने लगती है और अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। दूसरी तरफ प्रिया अपने किए का पछतावा करती रह जाती है। रात में चांद की चोरी। चंदनपुर गांव में चुनमुन अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। जब चुनमुन बहुत छोटी थी तब उसके माता पिता की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। चुनमुन मंद बुद्धि थी। सभी गांव वाले उसका मजाक उड़ाया करते थे। चुनमुन की इस आदत से उसकी दादी बहुत परेशान रहा करती थी। एक सुबह, चुनमुन बेटी, बाजार जाकर मेरे लिए एक सुई लेकर आओ, मुझे कपड़े सिलने हैं। और हाँ, जरा ध्यान से लाना सुई, रास्ते में कहीं गिरा मत देना। चुनमुन बाजार जाकर एक सुई खरीद लेती है, पर आते वक्त धूप इतनी ज्यादा हो रही थी। तभी रास्ते में उसे एक बैलगाड़ी वाला मिला जो गाय के लिए घास फूस ले जा रहा था। उसने बैलगाड़ी वाले से घर तक छोड़ने के लिए कहा। ठीक है, पर पीछे मेरी गाय बकरियों का चारा रखा है, संभाल के बैठना। चुनमुन बैलगाड़ी में बैठ गई। ये सुई इतनी छोटी है कि अगर उबड़ खाबड़ रास्ते में गिर गई तो मिलेगी नहीं। क्यों ना मैं इस सुई को चारे की गठरी में फंसा दूं। चुनमुन ने सुई को गठरी में फंसा दी। कुछ देर में चुनमुन अपने घर पहुंच गई। अरे बिटिया, तू आ गई, ला दे सुई। अरे दादी, सुई तो बैलगाड़ी में ही रह गई। कैसे रह गई? चुनमुन ने दादी को सारी बात बताते हुए कहा। तुमने ही कहा था संभाल के लाना, और मेरी क्या गलती है? हे भगवान, इसे सद्बुद्धि कब दोगे या ये ऐसे ही डब्बा गोल रहेगी? इसका बाप इतना समझदार था, उसका बस चलता तो आसमान से चांद तारे भी तोड़ कर ले आता। और एक ये है, एक नंबर की पगलेट। क्या होगा इसका मेरे मरने के बाद? दादी, तुम क्या मुझे बेवकूफ समझती हो? और रही बात चांद लाने की, तो देखना एक दिन मैं भी चांद लाकर दिखाऊंगी। इतना बोलकर गुस्से से चुनमुन वहाँ से चली गई। हे भगवान, देखो इस पगलेट को, मैंने चांद तोड़कर लाने की बात कही तो सच में चांद लाने की बात करने लगी। भगवान सद्बुद्धि दे इसे। चुनमुन बगीचे में जाकर एक पेड़ की छांव में बैठ गई। सब लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं, इन्हें नहीं पता कि मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ। अब चांद लाकर दिखाना ही पड़ेगा। चुनमुन दिन रात आसमान से चांद लाने की तरकीब सोचने लगी। वैसे तो आसमान बहुत ऊंचा है, मैं चांद पर कैसे जाऊंगी? अगर मैं सीढ़ियाँ बनाऊं और उस पर चल के चांद तक जाऊं तो हाँ, यही एक तरीका है चांद तक पहुँचने का। दिन बीते, महीने निकले और फिर कुछ साल। अब चुनमुन 18 साल की हो चुकी थी और इन कुछ सालों में चुनमुन ने बहुत बड़ी सीढ़ियों का जीना बनाया जो कि सीधा आसमान तक जा रहा था। ये देख गांव वाले बोले, अरे ये लड़की पागल तो नहीं हो गई है? अरे इतनी सयानी हो गई है और ऐसी बचकाने हरकतें कर रही है। उसी गांव में राजू अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। एक दिन सीमा गुस्से से बोली, अजी, मुझे कुछ नहीं सुनना। शादी से पहले तो कहते थी कि मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, चांद तारे तक तोड़कर ला सकते हो। अब कहाँ गए वो सारे बातें? अरे भाग्यवान, वो तो हर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे ही डायलॉग मारकर पटाता है। अच्छा, वो सब झूठ था। मुझे करवा चौथ पर चांद मेरे हाथ में चाहिए। अरे यार, मुझे क्या पता था, ये बेवकूफ
प्यार मोहब्बत की बातें को सच मान बैठ जाएगी। अब मैं इसके लिए चांद कहाँ से लाऊं? परेशान राजू बड़बड़ाता हुआ घर से बाहर निकला। तभी उसे चुनमुन का जीना दिखता है। उसके दिमाग में एक तरकीब आया और वो चुनमुन के घर के बाहर ही छुप गया। रात होते ही चुनमुन के सो जाने के बाद वो जीने पर चढ़ने लगा। सैकड़ों सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद राजू आसमान तक पहुँच गया। बाप रे बाप, कितनी गहराई है नीचे। अरे बाप रे। और कुछ ही देर में सीढ़ियाँ चढ़ते हुए राजू चांद तक पहुँच गया। आखिरकार मैं चांद तक आ ही गया। राजू चांद को आसमान से लेकर जमीन पर आ गया और चुपचाप अपने घर की कोठरी में छुपाकर रख दिया। अगली रात को जब चांद नहीं निकला तो सब लोग हैरान परेशान हो गए। अरे आज चांद क्यों नहीं निकला? कैसी वीरान रात लग रही है बिना चांद के। भाई आज बादल भी तो कितने छाए हैं आसमान में, शायद बादलों में ही छुप गया होगा चांद। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। फिर करवा चौथ का दिन आया। सारी औरतें तैयार होकर चांद के निकलने का इंतजार कर रही थी। अरे ये चांद कब निकलेगा? कितनी भूख लग रही है। बहनों, मुझे तो लगता है रोज की तरह चांद आज भी नहीं निकलेगा। इधर सीमा ने घर में तांडव मचा रखा था। कहाँ है चांद? मैं आज भूखे रह जाऊंगी, पर जब तक चांद मेरे हाथ में नहीं आएगा मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अरे भाग्यवान, धीरे बोलो धीरे। मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है, जरा आँख बंद करो। राजू सीमा को आँख बंद करवाकर कोठरी में ले गया। अब खोलो अपनी आँखें। जैसे ही सीमा ने अपनी आँखें खोली तो चांद को अपने सामने देख खुशी से नाचने लगी। अरे वाह, आप तो सच में चांद की चोरी कर लाए मेरे लिए। आप मुझसे इतना प्यार करते हो। पर तुम ये बात किसी को बताना नहीं, वरना गांव वाले मुझे चिता पर लेटा देंगे, समझी? और तू विधवा हो जाएगी। यहाँ सीमा साक्षात चांद की पूजा कर व्रत खोलती है और वहाँ सारी गांव की औरतें अभी भी चांद की झलक पाने का इंतजार कर रही थी। अब गांव वाले परेशान होने लगे। वैसे सोचने वाली बात है, कुछ दिनों से चांद क्यों नहीं निकल रहा? बादल इतने दिनों तक छाए नहीं रहते। अब तो करवा चौथ के साथ साथ पूर्णिमा भी है। चांद का निकलना तो स्वाभाविक है। गाँव वालों, मुझे लगता है किसी ने चांद की चोरी की है। चांद की चोरी? अरे भाइयों, लगता है ये चुनमुन का ही काम है। वही कितने सालों से जीना बना रही थी। हम सबको लग रहा था वो मजाक था, और देखो उसने ही चांद की चोरी की है। चलो उसके घर चलते हैं उसे सबक सिखाने। सारे गांव वाले मिलकर चुनमुन के घर पहुँचे। अरे नाशपीटी चुनमुन, तूने तो सच में ही चांद चुरा लिया। गांव की सारी औरतें भूखी प्यासी चांद निकलने का इंतजार कर रही है। पर मैंने चांद नहीं चुराया है। मैं चांद चुराने जाती उससे पहले ही चांद निकलना ही बंद हो गया। गांव की सारी औरतें चुनमुन को भला बुरा कहकर वहां से चली गई। अब बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। चांद भी भला कोई चुराने की चीज है? पूरे संसार में अंधेरा पड़ा हुआ है। औरतें व्रत खोलने को बैठी है। पूरे गांव में मेरी नाक कटवा दी। दूर हो जा मेरी नजरों से। चुनमुन सबके सवालों से परेशान होकर एक सुनसान जगह पर जाकर बैठ गई। आखिर ये किया किसने? मुझसे पहले कौन गया होगा चांद चुराने? बहुत सोचने के बाद चुनमुन टहलते हुए घर वापस आ रही थी। तभी उसे एक घर से बहुत तेज प्रकाश आता दिखाई दिया। अरे अरे, इतना तेज प्रकाश! चलो चलकर देखती हूँ आखिर माजरा क्या है। चुनमुन जैसे ही उस घर की तरफ बढ़ी, उसे राजू की पत्नी सीमा की बातें सुनाई देने लगी। सुनो जी, अगर हम चांद को बेचेंगे तो हम माला माल हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं समझी। जीना बनाने में इतने साल मेहनत मैंने की और चांद इसके कब्जे में है। अब तो कुछ करना पड़ेगा। राजू एक बहुत बड़े सेठ से चांद बेचने की बात करता है। इससे पहले कि राजू चांद को बेच पाता, तभी सही मौका देखकर चुनमुन ने राजू के घर से चांद को चुरा लिया। चांद का आकार अमावस्या आते आते गायब हो जाएगा। इससे पहले कि अब कोई घटना घटे, क्यों न इसका फायदा उठाया जाए। चुनमुन चांद को अपने कमरे में रख लेती है। अरे कलमुही, ये चांद तेरे पास कैसे आया? मतलब गांव वाले सही कह रहे थे। चुनमुन ने अपनी दादी को सारी बात बताई। राजू चांद को ढूंढते ढूंढते चुनमुन के घर जा पहुंचा और चुनमुन की सारी बातें सुन ली। यही सही मौका है। गांव वाले पहले ही चुनमुन से नाराज हैं। क्यों न आग में घी डाला जाए। राजू शोर मचाकर गांव वालों को इकट्ठा करने लगा।
अरे गांव वालों, सुनो सुनो, चांद का पता लग गया। चुनमुन और उसकी दादी ने मिलके चांद की चोरी की है। देखो दादी, इन गांव वालों ने हमेशा ही मेरा मजाक बनाया है, आज भी मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। दादी चलो मेरे साथ, हम इस गांव में अब नहीं रहेंगे। सारे गांव वाले गुस्से में चुनमुन के घर पहुँचे। गांव वालों को आता देख चुनमुन अपनी दादी का हाथ पकड़कर फटाफट से जीने पर चढ़ गई और चांद पर पहुंचकर जीने को ऊपर खींचकर चांद पर रख लिया ताकि कोई गांव वाला चांद पर ना आ पाए। अब चांद आसमान में चमकने लगा और चुनमुन अपनी दादी के साथ वही चांद पर खुशी खुशी रहने लगी। जादुई चांद का घर। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में 3 डायन बहनें रहती थी। तीनों डायन बहनें बहुत ही बुरी और जालिम थी। एक दिन तीनों बहनें अपने काले जादू के प्रयोग के लिए पास के गांव में जाने का फैसला करती हैं। उनमें से पहली डायन कहती है, हमें अपने काले जादू की सफलता के लिए कुछ बच्चों की बलि चढ़ानी होगी। हम एक काम करते हैं, पास वाले गांव से बच्चे लेकर आते हैं, उसके बाद उन सभी बच्चों की बलि चढ़ा देंगे। उसके बाद तीनों बहनें बच्चों को पकड़ने के लिए पास के गांव में जाने लगती हैं। तभी उन्हें गांव के मैदान में कुछ छोटी बच्चियां खेलते हुए दिखाई देती हैं। यही अच्छा मौका है, चलो इन छोटी लड़कियों को पकड़कर अपने साथ लेकर चलते हैं। उसके बाद तीनों बहनें उन बच्चियों को घेर लेती हैं। बच्चियां बहुत घबरा जाती हैं और रोते हुए कहती हैं, अरे तुम कौन हो और हमें इस तरह से घेर कर क्यों खड़ी हो? हमें अपने काले जादू की सफलता के लिए बच्चों की बलि चढ़ानी होगी, इसलिए हम तुम सबको यहाँ से ले जाने आए हैं। चुपचाप हमारे साथ चलो। इतना सुनकर चारों बच्चियां बहुत रोने लगती हैं। थोड़ी देर बाद ही तीनों बहनें बच्चियों को रस्सी से बांध देती हैं और अपने साथ ले जाने लगती हैं। तभी रास्ते में उनके सामने एक बड़ा सा चांद का घर प्रकट हो जाता है। चांद के घर में बहुत सारी खिड़कियां होती हैं और एक दरवाजा लगा हुआ था। अरे ये तो चांद का घर है, मैंने सुना है इस चांद के घर में एक शक्तिशाली परी रहती है। डायन के इतना कहते ही चांद का दरवाजा खुल जाता है। उसके अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत परी आती है जिसका नाम तारा होता है। तारा परी डायनों से कहती है, चलो अभी के अभी इन सारी बच्चियों को छोड़ दो, वरना मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगी। परी की बात सुनकर सभी बच्चियां बहुत खुश हो जाती हैं। तभी पहली डायन अपनी बहनों के कान में कहती है, हमें इस परी से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये परी अकेली है और हम 3 हैं। आसानी से हम इस परी को सबक सिखला सकते हैं। तीनों बहनें अपनी जादुई छड़ी से परी पर हमला करने लगती हैं, लेकिन कुछ पलों में ही तारा परी विशाल परी का रूप धारण कर लेती है। उन तीनों डायन की शक्तियों का परी पर कोई असर नहीं पड़ता। ये सब देखकर तीनों डायन बहनें घबरा जाती हैं। अरे ये परी तो बहुत शक्तिशाली है, इसने तो इतना विशाल रूप धारण कर लिया है, अब हम इसका सामना नहीं कर पाएंगे। चाहे कुछ भी हो, हमें इस परी से नहीं डरना चाहिए। चलो अपनी जादुई तलवार निकालकर इस परी के हाथ काट देते हैं। तीनों अपनी जादुई तलवार प्रकट करके परी के हाथ काटने के लिए आगे बढ़ती हैं, लेकिन तभी परी उन तीनों को अपनी मुट्ठी में पकड़ लेती है। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, लेकिन तुम तीनों ने मेरी बात नहीं सुनी। अब मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी जो दोबारा कभी किसी मासूम को परेशान करने की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारी। उसके बाद तारा परी तीनों बहनों की जादुई छड़ी तोड़कर जला देती है और उन्हें गंजा कर देती है। चलो निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मारकर यहीं दफना दूंगी। परी की बात सुनकर तीनों बहनें घबराकर वहाँ से चली जाती हैं। हमारी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया परी, लेकिन हमें एक बात की चिंता है, अगर तीनों बहनें फिर से आ गई तो दोबारा कौन हमें बचाएगा? चिंता मत करो, तुम जब भी मुसीबत में होगी मुझे एक बार जोर से आवाज लगाना, मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर परी चांद के घर के अंदर चली जाती है। कुछ ही पलों में चांद का घर भी वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ तीनों डायन बहनें चांद की परी से बदला लेने की ठान लेती है। एक दिन तीनों बहनें एक बड़े डायन से अपनी जादुई छड़ी तैयार करवा लेती है। हमारी ये जादुई छड़ी पहले वाली छड़ी से भी ज्यादा शक्तिशाली है,
अब वो तारा परी हमारा सामना नहीं कर पाएगी। चलो अभी के अभी उस परी के घर जाकर उसे जान से मार डालते हैं। उसके बाद हम आसानी से बच्चों को पकड़कर उनकी बलि चढ़ा पाएंगे। तीनों बहनें हवा में उड़ने वाले झाड़ू की मदद से आसमान में चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद तीनों चांद के घर के सामने पहुंच जाती है। लगता है ये परी अभी सो रही है। चलो अभी के अभी जाकर अपनी छड़ी से इस परी को मार डालते हैं। उसके बाद तीनों बहनें अपनी जादुई छड़ी की मदद से आग का गोला तैयार करती हैं और चांद के ऊपर फेंकने लगती हैं। देखते ही देखते चांद का घर पूरी तरह से जलने लगता है। लेकिन तभी अचानक दरवाजा खोलकर परी बाहर आ जाती है। अच्छा, ये घटिया हरकत तुम तीनों की है। लगता है पिछली बार तुम तीनों को जिंदा छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद परी आवाज लगाने लगती है, जिसके बाद वहाँ ढेर सारी परियां आ जाती हैं। सभी परियां एक साथ मिलकर तीनों बहनों की बहुत पिटाई करने लगती हैं। तीनों डायन बहनें वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती हैं। तभी परियां उन्हें रस्सी से बांध देती हैं। उसके बाद सभी परियां मिलकर तीनों डायन बहनों को दूर किसी समुद्र में फेंक देती हैं। देखते ही देखते तीनों बहनें समुद्र के अंदर पानी में डूबकर मर जाती हैं। इस तरह तीनों बुरी डायन बहनों को उनकी किए की सजा मिल जाती है।